मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है वेरिएशन। हम यूनिट नंबर 15 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इसका आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है वेरिएशंस। तो सबसे पहले हम जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन का क्या इंट्रोडक्शन जो है वो हमें दिया गया है। तो वेरिएशन एंड एवोल्यूशन, ओवर 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहिबिट द अर्थ टुडे। आजकल जो है वो ज़मीन के ऊपर तकरीबन 1 मिलियन स्पीशीज जो है वो ऑर्गेनिजम्स की मौजूद हैं। ईच लिव्स एंड फंक्शन इन इट्स ऑन वे, और हर स्पीशीज जो है वो अपने तरीके से अपना अपना काम जो है वो सरअंजाम दे रही है। Some organisms seems to resemble one another quite close while other do not। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से मुशाबिहत रखते हैं जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से मुशाबिहत नहीं रखते हैं। हॉर्स एंड जेब्रा आर क्वाइट सिमिलर इन मैनी रिस्पेक्ट्स। अगर हम हॉर्स और जेब्रा की एग्जांपल लें तो बहुत सारी चीज़ों में हमें एक दूसरे से सिमिलर नज़र आते हैं, सेम नज़र आते हैं। हाउएवर ईच हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट फाउंड इन अदर। लेकिन उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे में मौजूद नहीं मिलते हैं हमें। All of the organisms that exist today arose from earlier organisms by a process of gradual change। अब ये जो आजकल जितने भी ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आ रहे हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो मौजूद हैं, वो सब ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले से मौजूद जो ऑर्गेनिज्म थे, यानी जो पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म्स थे, उनके अंदर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आती गई और आज जो मौजूद है ऑर्गेनिज्म वो मौजूद जो है वो आपको नज़र आते हैं। तो एवोल्यूशन में बी डिफाइन एज अ चेंज इन लिविंग थिंग्स ओवर टाइम। तो हम इसको एवोल्यूशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ये एक एवोल्यूशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम उसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर वक्त के साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ जो तब्दीली आती है उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि चेंज इन लिविंग थिंग्स ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जो लिविंग थिंग्स के अंदर तब्दीली आती है उसे क्या कहा जाता है? एवोल्यूशन कहा जाता है। The term variation describes to difference in characteristics showing by individual। अब अगर हम वेरिएशन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो वेरिएशन एक ऐसा जो है वो टर्मिनोलॉजी है जिसमें क्या डिस्क्राइब होता है? उसमें डिस्क्राइब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज़, यानी वो इंडिविजुअल जो है वो सेम स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता है और उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो खसूसियात जो है वो मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द डोमेस्टिक कैट्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। मिसाल के तौर पर जो आपको जितनी भी पालतू बिल्लियाँ नज़र आती हैं वो एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, बट देयर आर मैनी वेरिएशंस ऑफ साइज़। लेकिन उनके साइज़ में आपको उनके कोट कलर में, उनके आई कलर में, उनकी फर की लेंथ में बहुत सारी जो है वो चेंजेस नज़र आएंगी। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट क्रॉसिंग ओवर एंड डोमेस्टिक कैट्स हैं, यानी जो घर पालतू जो बिल्लियाँ होती हैं वो एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने के बावजूद बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर इस तरह के होते हैं जो कि मुख्तलिफ होते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों मुख्तलिफ होते हैं तो उसके बारे में वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना बताया था, जो कि मियोसिस के अंदर हमने पढ़ा था, और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम का हमने लॉ पढ़ा था मेंडल का, उसकी वजह से जो स्पीशीज़ के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के करेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आते हैं, वो इन दो फिनोमेना, इन दो तरीक़ाकार की वजह से होते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या था? क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट की फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट आता है उसके नतीजे में हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या हासिल होते हैं, यानी जो हमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं वो हमें रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में मिलते हैं, यानी वो दोबारा से कंबाइन हुए हुए मिलते हैं। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये लॉ पढ़ा था कि जो भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं अगली जनरेशन में जाने के लिए। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्मिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट्स। जब गैमेट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जब गैमेट्स बन जाते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो नए कॉम्बिनेशन के मौजूद होते हैं, तो उन गैमेट्स को अगली जनरेशन में जाने के लिए या उन गैमेट्स को किसी दूसरे गैमेट्स के साथ मिलकर जाइगोट बनाने के लिए आज़ादाना तौर पर आज़ादी हासिल होती है कि वो किसी भी दूसरे गैमेट के साथ जो है वो मिलकर जाइगोट बना सकते हैं। ये जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम जो है जो उस गैमेट के अंदर मौजूद है
वो किसी भी दूसरे गैमेट के साथ जब कंबाइन होगा और जाइगोट बनाएगा तो वो इंडिपेंडेंट है, उसको उसके लिए कोई ख़ास फिक्स नहीं है कि इस वाले क्रोमोसोम ने इसी या इस गैमेट ने इसी वाले दूसरे गैमेट के साथ जो है वो कंबाइन होना है। नंबर 3 है फर्टिलाइजेशन इन विच वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स कंबाइन विद द एग। अब ये भी एक वेरिएशन का बहुत बड़ा रीज़न है। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो जो स्पर्म्स एग के साथ कंबाइन होते हैं वो स्पर्म्स जो है वो मिलियन की तादाद में होते हैं। तो कोई भी स्पर्म जाके एग के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये वाला स्पर्म जिसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स या कोई ख़ास किस्म का करेक्टरिस्टिक्स मौजूद है वही जाके जो है वो दूसरे एग के साथ अटैच होगा। तो ये एक जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, आज़ादाना तौर पर होता है, किसी चीज़ के लिए फिक्स नहीं किया गया होता कि स्पर्म कौन से स्पर्म ने किस एग के साथ जो है वो जाके कंबाइन होना है। तो इसकी वजह से भी जो है वो वेरिएशंस आती हैं। क्रोमोसोम्स के इंडिपेंडेंटली अगली जनरेशन में जाने की वजह से भी जो है वो वेरिएशंस आती हैं। और इसके साथ साथ जब क्रॉसिंग ओवर होती है और नए जीन्स जो है वो बनते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, तो उसकी वजह से भी जो है वो वेरिएशंस आती हैं। तो ये सोर्सेज हैं वेरिएशंस के जो हम पढ़ रहे हैं। नंबर 4 है म्यूटेशन इन जर्म सेल्स विच विल फॉर्म गैमेट्स। जब गैमेट्स बन रहे होते हैं तो उस टाइम पर जर्म सेल्स के अंदर कोई भी म्यूटेशन, कोई भी किसी भी किस्म की तब्दीली अगर आ जाती है, यानी अगर उसके जो बेस पेयर्स होते हैं जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन वगैरह होते हैं वो अपनी प्लेस से हटकर किसी और प्लेस के ऊपर जाके जो है वो अटैच हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान, तो वो क्या होता है, वो म्यूटेशन हो जाती है। उसकी वजह से भी जो है वो आपको नए वैरायटी के गैमेट्स जो है वो हासिल होते हैं और वेरिएशंस मिलती हैं। जीन फ्लो विच इज़ मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज़। अब ये पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन बात हो रही है कि जब एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर जो है वो कोई क्रॉसिंग ओवर होती है तो जो जीन्स जो है वो उनकी मूवमेंट होती है, तो उस प्रोसेस को जो है वो जीन फ्लो कहा जाता है। जीन फ्लो का क्या मतलब है, मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन्स की मूवमेंट हो रही है ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अंदर, तो उसे जो है वो जीन फ्लो कहा जाता है। A study of phenotypic variation in any large population shows that forms of variations occur, discontinuous variation and continuous variation। तो अगर हम फिनोटिपिक वेरिएशन देखें, फिनोटिपिक का अब आपको जो है वो टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि जो बज़ाहिर देखने में करेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आ रहे हैं वो फिनोटिपिक वेरिएशन है, यानी जो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो आपको देखने में तब्दील हुई हुई फॉर्म में नज़र आ रहे हैं एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर, वो जो है वो फॉर्म्स ऑफ वेरिएशन है, वेरिएशन की एक किस्म है। और ये दो तरह से जो है वो आपको नज़र आती हैं, एक तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती है और एक कॉन्टीन्यूस वेरिएशन होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कौन सी है और कंटिन्यूस वेरिएशन कौन सी है। तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में traits that show clear cut phenotypes with no intermediate forms। एक ऐसे traits दो ऐसे traits जो कि आपको दो phenotypic बिल्कुल क्लियर पता हो कि या तो ये है या फिर ये वाला, फिर इसके दरमियान की कोई टाइप नहीं होगी, उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। फॉर एग्जांपल एबिलिटी ऑफ रोल टंग। अब किसी भी इंडिविजुअल में या तो ये खासियत होगी कि वो रोल को, अपनी जो टंग है उसको रोल कर सकता है, अपनी ज़बान को रोल कर सकता है, या फिर ये खासियत नहीं होगी। तो इसके दरमियान की कोई फॉर्म मौजूद नहीं होती है, इंटरमीडिएट फॉर्म मौजूद नहीं होती है, उसको डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है। इसी तरह से एबीओ ब्लड ग्रुप की एग्जांपल है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में या तो किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या फिर ओ होगा, इसके दरमियान की कोई टाइप नहीं होगी कि ए और बी के दरमियान का कोई जो है वो ब्लड ग्रुप होगा, तो इसको जो है वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है। कंटिन्यूस वेरिएशन की बात करें तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो इसकी डेफिनेशन होती है कि मैनी करेक्टरिस्टिक्स इन अ पॉपुलेशन शो अ कंप्लीट ग्रेडेशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका एक कंप्लीट ग्रेडेशन होती है, यानी एक कंप्लीट जो है वो सीक्वेंस मौजूद होता है। ऐसी वेरिएशंस को कंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है जो विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी ब्रेक के बाद बगैर होती है। This type of variation is brought about by the combined effect of many genes।
ये जो वेरिएशन आती है ये क्यों आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीन्स जो है वो कंबाइन होकर जो है वो आपको रिजल्ट फराहम करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी इसमें जो है वो शामिल होता है कि जो तब्दीलियाँ आपको नज़र आती हैं स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ या पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, उसमें इन्वायरमेंट भी शामिल होता है और बहुत सारे जीन्स भी मिलकर जो है वो कंबाइंड इफेक्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्किन का कलर नज़र आ रहा है अगर किसी का भी, तो स्किन कलर में इन्वायरमेंट भी शामिल होगा कि किसी की इन्वायरमेंट की वजह से या किसी कोई ऐसी इस तरह के इन्वायरमेंट में जो है वो काम कर रहा है कि जो फैक्ट्री एरियाज़ हैं या ओपन एरियाज़ हैं, तो वहाँ उसका स्किन कलर या उसकी स्किन टोन जो है वो चेंज हो गई है। और इसके अलावा कुदरती तौर पर भी जो है वो स्किन के बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं। ऐसा नहीं है कि या तो ब्लैक है या वाइट है, यानी दो फॉर्म्स नहीं है, बल्कि उनके दरमियान की भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं और बहुत सारी जो है वो एक सीक्वेंस मौजूद है स्किन कलर का, जैसे ब्राउन कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, लाइट ब्राउन भी है, वाइट भी है, तो मुख्तलिफ स्किन की टोन्स मौजूद होती हैं। तो वो इस तरह की जो है वो उसके इसमें जिसमें जो पूरा एक सीक्वेंस मौजूद हो करेक्टरिस्टिक्स का, उसे कंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है। हाइट की एग्जांपल ले लें, इंटेलिजेंस आईक्यू की एग्जांपल ले लें, वेट की एग्जांपल ले लें, उसमें कोई दो फिनोटिपिक्स जो है वो आपको नज़र नहीं आते, बल्कि एक फिनोटिपिक्स वेरिएशन जो है वो आपको पूरी नज़र आती है, उसको जो है वो कंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है। अब अगर इसके डिफरेंस को हम देखें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस लिख देंगे। डील्स विद अ फ्यू क्लियर कट फिनोटाइप्स which cannot be measured or deals with a spectrum of measurable phenotypes ranging from one extreme to the other। और फिर उसके बाद हम दूसरा उसका ये लिखेंगे कि इस डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल बाय अलील्स ऑफ अ सिंगल जीन पेयर, एक जीन पेयर का जो है वो अलील वो उसको डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को कंट्रोल करता है, जबकि कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स विच शो एडिटिव अफेक्ट। और जो कंटिन्यूस वेरिएशन होती है उसके अंदर बहुत सारे जीन्स जो है वो इकट्ठे होकर इफेक्ट जो है वो अपना देते हैं। नॉट मॉडिफाइड बाय इन्वायरमेंटल चेंजेस, इसमें डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में इन्वायरमेंट की वजह से कोई तब्दीली नहीं आती है, जबकि कंटिन्यूस वेरिएशन में इन्वायरमेंट भी जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है, उसकी वजह से भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मुख्तलिफ देखने में पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन मिल रहे होते हैं। एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द अर्थ इज़ ओवर 4 मिलियन ईयर्स ओल्ड। बहुत सारे अब जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो तकरीबन 4 बिलियंस जो है वो पुरानी है, ओल्ड है। From simple unicellular organisms, new life forms arose. All organisms that exist today arose from earlier ones by a gradual process। आहिस्ता आहिस्ता जब पहले जब अर्थ मौजूद थी, तो ये साइंटिस्ट जो है वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि सबसे पहले सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से नई लाइफ जो है वो बनती गई। और आजकल आपको जो एग्जिस्ट हुए हुए एनिमल जो आपको नज़र आते हैं आज के दौर में, वो जो है वो उन पुराने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपल एवोल्यूशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि पॉपुलेशन के अंदर कोई भी चेंज जो है वो एवोल्यूशन कहलाता है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है? एक ऐसा चेंज है जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर और या फिर स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको मिलता है। और कैसे मिलता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ आपको जो है वो ये तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। फॉसिल्स प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और ये फॉसिल्स जो है वो ये आपको बताते हैं या ये जो है वो साबित करते हैं इस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को। तो एवोल्यूशनरी चेंजेस आर ऑलवेज इनहेरिटेबल। ये जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, ये जो तब्दीलियाँ हैं, ये हमेशा जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। हाउ वेरिएशन कैन लीड टू एवोल्यूशन, ये आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि वेरिएशन जो है वो उसकी वजह से कैसे एवोल्यूशन आता है। तो वेरिएशंस को हमने पढ़ा बहुत डिटेल में कि वेरिएशंस क्या होते हैं और उनके सोर्सेज क्या होते हैं। वेरिएशंस विद इन अ पॉपुलेशन कैन लीड टू सर्टेन ऑर्गेनिज्म हैविंग एन एडवांटेज ओवर अदर ऑर्गेनिज्म। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स में ये एडवांटेज होता है या उससे फ़ायदा हासिल होता है कि उस ऑर्गेनिज्म में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आ जाएँ। एंड दीज ऑर्गेनिज्म विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। और वो ऑर्गेनिज्म इस काबिल होते हैं कि वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। दैट पर्टिकुलर वेरिएशंस विल बिकम मोर कॉमन इन द पॉपुलेशन।
and this variation will make them somehow more successful to survive and breed, and this is evolution. जब पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, तो उन्हें ये फ़ायदा होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अच्छे जो है वो सर्वाइव कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो पॉपुलेशन के अंदर कॉमन होते हैं, और ये ऑर्गेनिज़म आगे जाके सर्वाइव भी करते हैं और ब्रीड भी करते हैं। इसको जो है वो एवोल्यूशन कहा जाता है। एन एडेप्टेशन इज़ एन इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट और सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स विच इम्प्रूव द चेंजेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब भी बात एवोल्यूशन की आती है तो वहाँ पर एडेप्टेशन की भी बात आती है। तो एडेप्टेशन क्या होता है? कोई भी इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कोई जनरेशन या कोई पॉपुलेशन जो है वो उसको अडेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से उसमें जो सर्वाइवल का चांस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़। एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, उनके दरमियान में कंपटीशन मौजूद होता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए कंपटीशन होता है, जो है वो उस कंपटीशन में फूड भी आ जाता है कि उन्हें खुराक हासिल करने के लिए वो आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, या फिर जो है वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के कंपटीशन की वजह से food, water is a scarce, space is less and the number of potential mates limited। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ और पॉपुलेशन के अंदर, एक ही सेम स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के अंदर जो है वो कंपटीशन आ जाता है कि पानी की कमी है, वहाँ खुराक की कमी है, स्पेस की कमी है। तो ये जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं जो हेल्दीएस्ट होते हैं, फिटेस्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म में और स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो आपको जो अगली जनरेशन है उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखने में मिलते हैं जो क्वालिटी वाइज जो है वो अच्छे होते हैं। Natural selection is the process by which individual with characteristics that are advantageous for reproduction in a specific environment। Natural selection की अगर बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन सिंपल सा एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमें ये समझ में आती है कि कुदरत जो है वो कोई चीज़ सेलेक्ट कर रही है। तो कुदरत किसी भी इंडिविजुअल के ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जिससे उसको रिप्रोडक्शन में एडवांटेज हासिल हो, उसको इस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए एडवांटेज हासिल हो, तो वो वाले करेक्टरिस्टिक्स, वो वाले इंडिविजुअल जो है वो कुदरत सेलेक्ट कर लेती है। सो दे इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ देयर जीन्स इन द पॉपुलेशन ओवर टाइम। लिहाजा वो पॉपुलेशन जो कि कुदरत ने सेलेक्ट की है कि इस पॉपुलेशन ने जो है वो अगली जनरेशन में जाना है, तो उनमें जो जीन्स हैं पॉपुलेशन में वो ओवर टाइम वक्त के साथ साथ आगे ट्रांसफ़र होते जाते हैं। एंड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन, और अगर हम देखें कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर बेस करती है, तो वो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें ओवर प्रोडक्शन है, वेरिएशन है, कॉम्पिटिशन है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ओवर प्रोडक्शन क्या है? ईच स्पीशीज प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स देन कैन सर्वाइव टू मेच्योरिटी। अगर कोई स्पीशीज ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी तो उसमें ये खासियत होगी कि वो सर्वाइव कर सकेंगे, ज़्यादा कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी मेच्योरिटी तक सर्वाइव कर सकेंगे। अगर वो स्पीशीज ऑफस्प्रिंग ही कम प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें से तो ऐसे ऑफस्प्रिंग बहुत कम होंगे जो कि आगे अपनी अगली जनरेशन तक जो है वो सर्वाइव कर सके। वेरिएशन, ऑल इंडिविजुअल वेरी इन फिटनेस इन अ गिवन एनवायरनमेंट। बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो कि फिटनेस वाइज जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। कोई इंडिविजुअल जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई इंडिविजुअल कमज़ोर होता है, तो वो अपने एनवायरनमेंट में अकॉर्डिंग टू फिटनेस उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। द हेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल इन स्पीशीज इज ड्यू टू म्यूटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो हेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशंस आ रही हैं इंडिविजुअल में या स्पीशीज़ के अंदर, वो म्यूटेशंस की वजह से आ रही हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आ रही हैं। कंपटीशन है, इंडिविजुअल मस्ट कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि कम होते हैं, इंडिविजुअल्स को वो सही तादाद में नहीं मिलते हैं, उसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर उनमें कंपटीशन पैदा होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नंबर ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म इंक्रीज दैट आर बेटर एबल टू सर्वाइव। ऐसे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं जो कि अच्छी तरह से किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने की खासियत रखते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट की तब्दीलियों को और रिप्रोड्यूस करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है
इस तरह ये सारी चीज़ें जो है वो एक नेचुरल सिलेक्शन या कुदरत जो है वो ऐसे पॉपुलेशन को सेलेक्ट करती है जिसमें ये सारी खासियत जो है वो मौजूद हो, ओवर प्रोडक्शन हो, वेरिएशंस हो, उसमें कंपटीशन हो और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो। तो इस तरह की जो खसूसियात अगर उसमें मौजूद होंगी तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कुदरती तौर पर सिलेक्शन होगी उनमें। The result of natural selection is a change in gene frequencies within the population over time। और जब ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, कुदरती तौर पर ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लिया जाता है जो हर एतबार से अच्छे होते हैं, अडेप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, ओवर प्रोडक्शन करते हैं, उनमें वेरिएशंस भी होती हैं। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन होती है उनमें जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है। दैट इज इंडिविजुअल विद मोर फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विल बिकम मोर कॉमन इन द पॉपुलेशन। और अब उस पॉपुलेशन के अंदर ऐसे इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे जिनके अंदर जो है वो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मौजूद होंगे। एंड इंडिविजुअल विद लेस फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विल बिकम लेस कॉमन। और ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कम होंगे वो पॉपुलेशन के अंदर कम होंगे। तो अ गुड piece of evidence for natural selection is seen in industrial melanism of the peppered moth, Bistron ब्यूटेलिया और ब्रिटियन। ये एक जो है वो एग्जांपल है जिसमें वो आपको कह रहे हैं कि मेलेनिज्म ऑफ पेपर पोथ की जो एग्जांपल है उसको आप देखें तो ये आपको नेचुरल सिलेक्शन की बहुत एक अच्छी एग्जांपल जो है वो मिलती है। इसको मैंने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन किया है डिटेल में। जो 9-10 के इकट्ठे लेक्चर मैंने बनाए थे उसमें ये पूरी एग्जांपल जो है वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आप लोगों को उस जो है वो इसको समझना है तो आप वो वाले लेक्चर जो है वो जाके देखिएगा, वहाँ आपको इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने एवोल्यूशन और वेरिएशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।